हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। सुमन विद स्टोरीज़। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सबसे बेखबर सोसाइटी के गार्डन में बैठी राधिका के मन में अजीब सी उथल पुथल मची थी। उसके हाथ स्वेटर बुन रहे थे, पर मन ना जाने किस दुनिया में यहाँ वहाँ भटक रहा था। उल्टे सीधे फंदे बुनते बुनते उसकी कलाइयाँ दुखने लगी थीं और दिमाग दुखने लगा था। सिया के बारे में सोचते सोचते, सिया तूने ऐसा क्यों किया? राधिका बुदबुदाई और उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसने स्वेटर एक तरफ रखने के लिए सिलाइयों की ओर देखा तो पाया कि स्वेटर के बीच के कुछ फंदे गिर गए थे। उसे खींच सी होने लगी। अब इन फंदों को फिर से उठाकर स्वेटर के साथ सहेजना होगा। सहेजना क्या इतना आसान होता है? जिंदगी को सहेजते सहेजते जिंदगी हाथों से निकल जाती है, बंद मुट्ठी खुल जाती है, शरीर स्थिर हो जाता है और आंखें भाव शून्य। सारा जीवन रेत की तरह सरक जाता है, सांसों को एक तारा मौन हो जाता है, माटी माटी में मिल जाती है। चिता हुआ इंसान कहाँ समझ पाता है कि सहेजते सहेजते इस मोड़ पर उसने क्या खोया क्या पाया। समझदारी का दम करने के बावजूद कहाँ समझ पाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। जीवन के महासंग्राम में हम सब कुछ जीत कर भी हार जाते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ धराशायी हो जाता है, पर जब तक जीवन है सहेजना भी जरूरी है। कभी रिश्ते नाते, कभी स्वास्थ्य, कभी पद, कभी पैसा, कभी नाम तो कभी शोहरत, तो कभी भोगा हुआ अतीत और इन सबसे अलग भविष्य के नामुराद शानदार सपने, कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों का अंबार। हालांकि ज़िंदगी ज़रूरतों के आगे किसी की नहीं चलती। इन्हीं ज़रूरतों के चक्कर में घन चक्कर बना इंसान पूरा जीवन सुख सुविधा जुटाने, परिवार को पालने पोसने में अपनी तमाम सांसें एक ऐसे हवन कुंड के हवाले कर देता है जिसकी आग कभी नहीं बुझती। हवन कुंड की समीधा जलाते जलाते कब वो स्वयं राख हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जिंदगी को हंसी खुशी से जी लेना भी बस अपने अपनों के सहारे हो पाता है। जिनके अपने साथ हैं वे इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, वरना दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा दिखावे की जिंदगी ही दे पाती है। व्यक्ति ऊपर से मुस्कुराता है पर दिल हर पल रोता है। इन सब से बेखबर हर बंदा सपने देखता है, सपने पूरे हो या ना हो, पर एक बंद दरवाज़ा खुलने की चाहत में सदैव सपनों की घंटी बजाता ही रहता है, आशा की दीपक जलाए ही रखता है। सपनों का ख्याल आते ही राधिका ने गर्दन झटकी। कोई सपना ही ना हो तो जिंदगी कितनी सपाट और स्थिर हो सकती है, पर इन सपनों के बिना जीवन का मजा ही क्या होगा। सपने हैं तो राग है, रंग है, साज है, श्रृंगार है, भावनाएं हैं, प्यार और विश्वास है, और यही तो जीवन का आधार है। जीने की तड़प पैदा करते हैं सपने, काम करने की लगन जिजीविसा देते हैं सपने, वरना जीवन तपते हुए रेगिस्तान से ज़्यादा क्या है। उसको सोचने का क्रम कुछ और चलता कि तभी 3-4 हंसती खिलखिलाती हुई आवाज़ें उसके पास आ गईं। राधिका गर्दन उठाकर देखा तो सोसाइटी की 5-6 महिलाओं की आकृतियाँ उसे अपने आसपास साफ साफ नज़र आ रही थी। उसने हाथ में पकड़ी सलाइयों को उन में खोसकर एक तरफ रख दिया और सहज होने की कोशिश करने लगी, पर सहज होने की कोशिश में कुछ और असहज हो गई। वो महिलाएं अब उसके आसपास जमा हो गई थीं। राधिका ने देखा उनके चेहरे पर चंचल स्मित लिए अर्थपूर्ण अंदाज में चमक रहे थे। उससे पहले कि वो कुछ बोलती एक ने तीर छोड़ा, राधिका तुझे तो पता ही होगा कि सिया घर छोड़कर कहाँ भाग गई है। वैसे प्रश्नकर्ता के मुखमंडल पर कहीं जिज्ञासा का कोई भाव नहीं था। थी तो दर्प में चूर एक ऐसी हंसी जो राधिका को भीतर ही भीतर द्रोहित कर रही थी। सिया घर छोड़कर चली गई तो इसमें राधिका का क्या कसूर है? क्या जानना वह समझना चाहती है ये विलक्षण महिलाएं? क्या इन्हें सिया का घर छोड़कर जाने का मलाल है, या फिर इनके लिए सिया का घर छोड़कर जाना बातें बनाने का एक अनछुआ टॉपिक? कम से कम कुछ दिनों के लिए तो सास बहू की टी पार्टी, फैशन, सीरियल, बच्चों के पंचड़ों के बोरिंग टॉपिक से छुटकारा मिलेगा। आपस में चटकारे ले लेकर बातें कर रही हैं। राधिका को भी तृष्णा सी होने लगी। लगा जैसे उकाई आ जाएगी। कैसे विचित्र सोच है इनकी, किस का घर उजड़ गया और इन्हें हंसने से फुर्सत नहीं है। राधिका के होठ कुछ कहने के लिए कपकपाए, पर आवाज़ हलक में ही अटक गई। उसे लगा उसका गला प्यास के मारे सूख रहा है। उसने
पास पड़ी पानी की बोतल खोलकर ठंडे पानी से गला तर किया तो याद आया उसे ये महंगी बोतल भी तो सिया ने भेंट की थी। हाँ, तो वो कहीं घूमने गई थी, आते हुए उसके लिए गिफ्ट लाई थी। सिया जब भी कहीं जाती उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर आती। राधिका लाख मना करती पर वो नाराज़ होने का नाटक करते हुए राधिका की हथेलियों को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ लेती। कहती, इस भरी दुनिया में एक तुम ही हो जिसे मैंने अपनी सहेली माना है, क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? कहते कहते राधिका की आंखों में नमी उतर आती और राधिका को ना चाहते हुए भी उसका लाया उपहार स्वीकार करना पड़ता। राधिका और सिया की दोस्ती का किस्सा भी निराला ही है। यूं कि किसी सामाजिक संस्था ने फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें राधिका को बतौर वक्ता और सिया के विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। दोनों मंच पर साथ साथ बैठी थी, लिहाजा कुछ औपचारिक बातों के दौरान यह पता चला कि राधिका जिस साधारण सी बिल्डिंग में छोटे से फ्लैट में रहती है, ठीक उससे थोड़ा आगे बड़े से बंगले गुरु आशीष की मालकिन है सिया, जहां वो अपने नौकर चाकरों की फौज के साथ रहती थी। राधिका श्यामवर्ण साधारण रंग रूप पर उन्नत कद काठी की महिला, जिसे अपने बौद्धिक व्यक्तित्व पर गर्व था। स्वाभिमान की चमक उसके काले रंग के साथ कस्तूरी की तरह थी, जिसमें महकते हुए वो अपनी कमियों को एक ही झटके में नज़रअंदाज कर देती थी। राधिका के पास न रूप, न रंग, न सौंदर्य और न ही पैसों से प्राप्त होने वाली सुविधाएं। हाँ, सुंदर सपने अवश्य थे, पर वो किसी भ्रमजाल में नहीं थी। उसे पता था कि उसके ज़्यादातर सपने बस सपने ही रहने वाले हैं। इसके बावजूद सपनों का जादू से हमेशा उसे कल्पनाओं के आकाश में ले जाता, जहाँ होती थी वो और उसके सपने। इसी के सहारे वो जिंदगी की तमाम कड़वाहट भूल जाती थी। इसके विपरीत सिया का चांदनी सा दूधिया रंग, जिसमें तरासा हुआ सुधड़ बदन, काली बड़ी बड़ी आंखें, ब्यूटी पार्लर से तराशी हुई धनुषाकार बाहें, पतले खूबसूरत होंठ, लंबी कद काठी, भगवान ने शायद उसे फुर्सत में बनाया था। कीमती साड़ियाँ व महंगे हीरे के लौंग पहने वो इतनी आकर्षक व्यक्तित्व की महिला थी कि जहाँ से भी गुजरती लोग बस पलकें उठाकर देखते रह जाते, पर उसकी आंखें सदैव उदासी से आपूर्त रहती। वो बहुत कम हंसती, जब भी हंसती उसकी उदासी को और गहरा कर जाती। भीतर छुपे हुए दर्द से नकाब धीरे धीरे सरकने लगता था। तमाम विरोधाभासों के बावजूद सिया और राधिका की दोस्ती गहरी थी। राधिका को वो मुलाकात बराबर याद हो आई जिसमें उसे विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था। राधिका ने फ्रेंडशिप डे पर लगभग 35 मिनट भाषण दिया। लिखने और बोलने पर राधिका का नैसर्गिक अधिकार रहा। उसका भाषण प्रभावशाली, रोचक व जागरूकता पैदा करने वाला था, जिसका प्रमाण थी उसके बैठने पर बजने वाली तालियां। उसके बैठते ही सिया ने उसके आगे पानी की बोतल सरका दी तो वो मानो कृत्य हो गई। लगातार बोलने से उसके कंठ सूख रहे थे। उसने पानी पीकर सिया को धन्यवाद दिया तो सिया ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, क्या मुझे अपनी सहेली बनाना पसंद करोगी? फ्रेंडशिप डे के मौके पर पूछे गए इस सवाल का जवाब हाँ के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। उसने पूरी गर्मजोशी से कहा, अरे क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी सखी पाकर प्रसन्नता होगी। फिर तो दोनों रोज रोज मिलने लगी। राधिका के पास जहाँ बौद्धिक संपदा थी, वहीं इसके विपरीत सिया के पास आर्थिक संपदा, पर इससे दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों में घंटों बातें होती, साथ शॉपिंग करती, पर अपनी अपनी पॉकेट के अनुसार। राधिका कभी घर के लिए, कभी बेटी दिव्या के लिए, तो कभी बेटे मोहित लो, कभी पति के लिए कुछ न कुछ खरीदती। उसके बाद ही वो स्वयं के लिए सोच पाती। उसके पति बैंक के अधिकारी थे, पर बंदी बंधाई इनकम और भविष्य की चिंता में राधिका बेहद किफ़ायती शॉपिंग करती, जबकि सिया को किसी भी चिंता नहीं करनी थी। उसे सिर्फ खुद के लिए खरीदना होता था। उसका पर्स हमेशा पैसों से ठसाठस भरा रहता, ऊपर से अलग अलग बैंकों के क्रेडिट डेबिट कार्ड। सिया कभी महंगे कपड़े तो कभी महंगी ज्वेलरी खरीदती तो राधिका उसे टोकती, भविष्य के लिए बचत करने को कहती। सिया हमेशा फीकी सी हंसी हंस देती या फिर कहती, ये तो मन बदलाव का साधन है मेरी जान, तुम कहोगी तो नहीं खरीदूंगी, पर मैं क्या करूं, इसके अलावा मेरे पास है ही क्या। पति सदैव अपने व्यापार में उलझे रहते हैं। उन्होंने तो समय, प्यार, अपनापन, सबकी कीमत मुझे दौलत से तोलकर पूरी कर दी है। बेटा अभी 5 साल का है, पर उसे लायक बनाने के चक्कर में हॉस्टल भेज दिया है। अब कहाँ दिल लगाऊं, कहाँ दिन बिताऊं। मेरी जान, तुम्हारे पास वक्त नहीं है और मेरे पास वक्त ही वक्त है। सिया की आंखों में नमी के साथ साथ उदासी
उतर आती, जिसका सामना करना राधिका के बस में नहीं था। धीरे धीरे राधिका ने उसे टोकना बंद कर दिया, क्योंकि वो जान गई थी कि सिया के पास अजीब से खोखलेपन के सिवा कुछ भी नहीं है। उसे ना पति का प्यार मिला और ना ही बेटा पूरी तरह उसका है। पति में कुछ प्रॉब्लम थे। सिया की जुबान में वो लगभग नपुंसक इसलिए दूर भागता है, अपनी पत्नी से बहाने बनाता है व्यापार के। खैर, टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से राधिका के बेटे को जन्म तो दिया, पर अपना दिल नहीं दे पाई। गर्भावस्था के दौरान पति की बेरुखी के कारण उसे बेटे से कोई खास प्यार नहीं हो पाया। बस कोख में पाल भर उसे जन्म के बाद शायद प्यार हो जाता, पर बड़े घर बड़ी बातें पैदा होते ही आया के हाथों में और फिर हॉस्टल। सिया पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली। पति ने भी दूसरे के खून को अपना नाम तो दिया, पर प्यार नहीं दे पाया। नतीजा, पति पत्नी के रिश्ता भी ठंडा ही रहा। पति पत्नी का रिश्ता हमेशा संतान की मजबूत डोर से बंधा रहता है, पर जब वही ना हो तो रिश्ते की उम्र छोटी ही हो जाती है। कभी कभी जब सिया अपने मन की बखिया राधिका के सामने उधेड़ने लगती, तो राधिका सचमुच डर जाती। उसे लगता है जिस रंग का रूप, धन, पद, पैसे को पाने के लिए वो हमेशा लालायित रहती है, अब दूर से ही तौबा करती है। ना बाबा, ना, उसे नहीं चाहिए ऐसी खोखली जिंदगी। वो तो अपने छोटे से दमड़े में ही बेहद खुश है। छोटा ही सही, पर सुकून देने वाला घर, प्यार करने वाला पति, जिद और फरमाइश करने वाले प्यारे प्यारे चंचल नटखट बच्चे। राधिका सोचती, मेरे पास तो अपने भी हैं और सपने भी हैं। सिया के पास तो ना अपने हैं और ना सपने। कैसे जीते होंगे वे लोग जिनके पास अपने और सपने नहीं होते। राधिका के मुख से बेचारगी भरी आह निकल जाती। कभी कभी सिया हताशा के छड़ों में कहती, क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का राधिका। मन तो करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। कोई तो ऐसा कंधा हो जहां सर रख कर रो सकूं, अपने हृदय का बोझ हल्का कर सकूं, प्यार दे सकूं, प्यार पा सकूं। कहीं तो कोई होगा जो मुझे पसंद करे, प्यार करे, मेरी तारीफ करे, गुस्से में उल्हाना दे, मेरे बनाए खाने को खाए, मीन मैक निकाले, किसी के बच्चे की सच्ची माँ बन सकूं। वो जब शून्य में ताकते हुए ये सब कहती तो राधिका भीतर तक कांप जाती। वो बात का सिरा जानबूझकर कहीं और घुमा देती। कई बार बात करते करते सिया रो पड़ती तो बहुत मुश्किल से चुप करा पाती थी राधिका। राधिका कहती, नहीं पगली, ऐसा नहीं कहते, क्या कमी है तुझे। पर ऐसा कहते हुए एक एक शब्द उसके गले में अटक जाते। सिया को संतावना में जितने भी शब्द कहती, खुद राधिका को वो सब झूठ लगता, पर उसके पास सिया की समस्या का कोई माकूल समाधान भी तो नहीं था। राधिका ये भी तो नहीं जानती थी कि सिया इस तरह एक दिन सचमुच चली जाएगी। काश वो उसे रोक पाती, उसके पति से बात कर पाती, उसे उसकी खुशी दिला पाती। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। सिया ने भी तो किसी से कुछ नहीं कहा, गहने, कपड़े, पैसे अपने साथ कुछ भी तो नहीं ले गई। शायद ऊब गई थी इन सब से। प्यार की भूख सिर्फ प्यार से मिटती है। उसने सिर्फ एक छोटा सा खत लिखा था, फिर शाम मैं जा रही हूँ अपना सुख अपने सपने तलाशने, मुझे मत ढूंढना, मैं प्यार पाना और देना चाहती हूँ, इसलिए जा रही हूँ। शादी के 10 साल बाद ये कदम उठाया है, पर आश्चर्य मत करना, मैं मजबूर थी। मैं जीना चाहती हूँ इस सोने के पिंजरे में, मेरा दम घुटता है, आप दूसरी शादी कर लेना, बेटे को प्यार। सिया। सिया चली गई, पर बहुत से प्रश्न शहर भर में हवा के साथ साथ तैर रहे हैं। कोई कहता पुराना प्रेमी होगा, कोई विदेश भागने का अंदेशा करता, कोई इसे श्याम शरण की छूट का नतीजा बताता, तो कोई कहता खाली दिमाग शैतान का घर, कोई जमाने की आवारा हवा को दोष देता। सत्य से अनभिज्ञ राधिका भी तो कहाँ जानती थी कि कहाँ गई होगी सिया, जिसे अपनी सबसे प्यारी सहेली मानती थी। उसे ही कहाँ बताया था कि कहाँ जा रही है वो। अगर बताया होता तो क्या वो जाने देती। समाज, संस्कार, बेटे और पति की दुहाई देकर रोक नहीं लेती उसे। शायद इसलिए नहीं बताया सिया ने। जाने किस हाल में कहाँ होगी मेरी सखी। राधिका ने एक लंबी निश्वास सांस छोड़ी। जो गई है उसके लिए भी जाना क्या इतना आसान रहा होगा जितना दुनिया समझती है। सत्य उतना ही तो नहीं होता जितना दिखाई देती है। राधिका अपने ही प्रश्नों के भंवर जाल में उलझ रही थी। उसे होश ही नहीं था कि सोसाइटी की तमाम औरतें जो इस प्रश्न का उत्तर राधिका से पूछने आई थी कि सिया कहाँ भाग गई, उसके पास ही जमी हुई आपस में हंसी ठट्टा कर रही थी। उन्हें कहाँ होश था कि वे यहाँ क्यों खड़ी हैं। सबकी सब अपनी अपनी किस्सा गोई करने में मशगूल थी। उन्हें राधिका के सोच से भी कहाँ मतलब था। मतलब था तो बस इतना कि इन्हें सारी कहानी पता चल जाए, ताकि वे 2 4 और 4 की 8 बनाकर इस चटपटे टॉपिक के
चटकारे ले सकें। खुद उनके भी घर कई कहानियाँ बनती होंगी, पर उससे बेखबर दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करती इन औरतों को शायद इस बात का एहसास भी नहीं कि जिसे चोट लगी हो उसे नमक की नहीं मरहम की ज़रूरत होती है। ये समाज का दुर्भाग्य ही है कि जलती हुई आग में एक लकड़ी को डाल देने वाले लोग ही यहाँ बहुतायत पाए जाते हैं। राधिका धीरे से उठी और उस हुजूम को छोड़कर बाहर आ गई। दूर अस्ताचल में जाता हुआ सूरज सागर के आगोश में समा गया था। राधिका को दूर से अपना घर दिखाई दे रहा था। वो जल्दी जल्दी उस तरफ बढ़ गई। राधिका का बंगला पीछे छूट गया था। उसे याद आया, घर जाकर उसे स्वेटर के फंदे भी उठाने हैं। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए स्वेटर और गोले के कसकर पकड़ लिया। राधिका ने की चाल तेज हो गई। वो सब भूलना चाहती थी, सिया को, सिया के किस्से को। वो अपनी डायरी से सिया का किस्सा फाड़कर फेंकना चाहती थी, पर यह इतना आसान नहीं। वो बुदबुदाने लगी, सिया तुम कहाँ हो? तुम मकान छोड़कर गई हो, जिंदगी नहीं। जहाँ भी जाओ अपना घर बनाना, अपने सपने का घर, और जी लेना पूरी शिद्दत से। राधिका की चाल अब और तेज हो गई थी। घर पहुँचते पहुँचते वो हाफ रही थी, पर उसे बहुत जल्दी थी उसे स्वेटर के गिरे हुए फंदे जो उठाने थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।